हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन से रिलेटेड ये जो भी चैप्टर है, ये अगर हम देखें तो ये 10th और 12th दोनों में ही है। मैं तो कहूँगा कि जो भी 10th का चैप्टर है, 10th का सिलेबस जितना भी है यही 80% 12th के चैप्टर में है। कहने का मतलब ये कि 12th का चैप्टर का जो भी सिलेबस है उसमें 80% 10th है ना। समझ सकते हो ना तुम। तो इसको मैंने आज ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें 12th और 10th के दोनों क्लासेस के बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं। समझ आ रहा है। हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। सबसे पहले ये प्रकाश का परावर्तन, तो हम सबसे पहले जानेंगे प्रकाश से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ प्रक्रिया है ना। तो जिससे हम पढ़ेंगे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश में अब देखा जाए तो सिंपली ये एक ऊर्जा का रूप है जिसे हम विकिरणें भी बोल सकते हैं। ऊर्जा का रूप है प्रकाश, जिसे हम विकिरणें भी बोल सकते हैं। सही है। फिर हम पढ़ते हैं दर्पण। क्यों दर्पण क्यों पढ़ेंगे, इसका एक रीजन है। क्योंकि प्रकाश का परावर्तन जो भी होता है हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी चिकनी सतह या किसी दर्पण पर पड़ने के बाद प्रकाश की किरणों का वापस जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। किसी भी चिकनी सतह या किसी दर्पण पर पड़ने के बाद, टकराने के बाद प्रकाश की किरणों का वापस जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मतलब whenever the light rays comes on a smooth surface or a mirror, then this reflects back and this phenomena is known as the reflection of light. तो हम पहले देखेंगे कि दर्पण क्या होता है, क्योंकि ये दर्पण से ही टकराएगा। पूरे चैप्टर में दर्पण आएगा तो हम देखेंगे दर्पण क्या होता है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि कोई भी ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी शीशे को, कांच के टुकड़े को हम एक तरफ से पॉलिश कर देते हैं। किसी भी कांच के टुकड़े को, पारदर्शी कांच के टुकड़े को यदि हम पॉलिश कर दें तो वो क्या बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा मेरा। और पहले के टाइम में लोग क्या करते थे, दुकानदार जो मतलब जो दर्पण को बनाते थे, शीशों को बनाते थे, जो मिरर्स की फॉर्मेशन करते थे, वो क्या करते थे, सिल्वर की कोटिंग करते थे। दर्पण के जो ट्रांसपेरेंट मिरर्स होते थे, है ना, मतलब जो कांच के टुकड़े जो होते थे पारदर्शी, जिनके हम आर पार देख सकते थे, उनके ऊपर क्या करते थे, एक तरफ से किसी भी एक तरफ से पहले चांदी की कोटिंग करते थे, चांदी की परत चढ़ा देते थे। लेकिन आजकल के टाइम में चांदी महंगी हो चुकी है तो लोग क्या करते हैं, अब चांदी नहीं, अब कुछ और धातुएं यूज करते हैं, मिक्स, जिसे हम बोलते हैं अलॉयज का यूज करते हैं और इसकी कोटिंग कर देते हैं। ठीक है। तो दर्पण में समझ में आ गया, किसी भी पारदर्शी कांच के टुकड़े को यदि हम एक तरफ से पॉलिश कर दें या किसी भी जैसे चांदी की कोटिंग कर दें तो हमारा क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। फिर हम पढ़ेंगे दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर्स। समझ आ रहा है। दर्पण के प्रकार कितने टाइप के होते हैं। मेरे दर्पण होते हैं, जो मेरे मिरर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल, मतलब समतल दर्पण और गोली दर्पण। फिर समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण तो बिल्कुल समतल मतलब प्लेन, एक सरफेस है उसका हमने एक तरफ क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया या फिर कोई भी तरीके क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो ये बन गया हमारा समतल दर्पण। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोली दर्पण। तो गोली मतलब स्फेरिकल मिरर्स में क्या होता है कि ये होते हैं फिर से दो टाइप्स के, एक होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण, मतलब कॉन्वेक्स मिरर एंड द कॉनकेव मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो मैं अगर हमें इन दोनों दर्पणों को देखना है तो मैं बोलना चाहूंगा कि ये किसी एक गोल हिस्से का, गोल क्या होता है, गोल कांच के टुकड़े का हिस्सा होते हैं जिसके हम एक तरफ पॉलिश कर देते हैं। मैंने क्या बोला, गोल कांच के टुकड़े का, गोल कांच के टुकड़े का हिस्सा होते हैं जिसका हम एक तरफ पॉलिश कर देते हैं। समझ में आ रहा है। और पॉलिश करने के तरीके की वजह से ही हम इसे उत्तल और अवतल बोलते हैं। यार हमने अंदर की तरफ पॉलिश किया है तो बन जाता है उत्तल दर्पण, अगर हमने बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया तो ये बन जाता है हमारा अवतल दर्पण। कैसे है वो देखते हैं। मान लो ये एक मेरा गोल कांच का हिस्सा था और मैंने इसके अंदर की साइड से क्या कर दिया, इसमें पॉलिश कर दिया या चांदी की मैंने परत चढ़ा दी, तो ये मेरा बन गया, क्या बन गया, उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण बन गया। ये मेरा हो गया उत्तल दर्पण, ये मेरा उत्तल दर्पण हो गया, है ना। और जो चिकनी सतह होती है, उत्तल दर्पण की जो चिकनी सतह होती है जिस तरफ हम पॉलिश नहीं करते हैं, उस सतह को बोलते हैं सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तक सतह। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण में क्या बोला, मैंने बोला ये भी एक गोल कांच के हिस्से, गोल कांच का हिस्सा है, लेकिन इसमें हम जो पॉलिश करेंगे वो हम करेंगे बाहर की तरफ। किधर, बाहर की तरफ जब हम पॉलिश कर देते हैं तो इसमें क्या होता है,
ये बन जाता है मेरा अवतल दर्पण। और जो मेरा चिकना वाला हिस्सा हो गया ये बोलते हैं परावर्तक सतह। और जो पॉलिश करेंगे वो या तो चांदी की परत चढ़ा दो या फिर कुछ भी चढ़ा दो, लेकिन कहां से करेंगे? बाहर की तरफ से। तो ये अवतल दर्पण हो गया मेरा। ठीक। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा, ये परावर्तक सतह में से क्यों बोलते हैं? सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी प्रकाश की किरणें आएंगी वो हमेशा इसकी चिकनी सतह पर ही टकराएंगी, तो यहीं से हमारा परावर्तन होगा, इसलिए इसे हम बोलते हैं परावर्तक सतह। क्लियर कंफ्यूजन? नेक्स्ट वाला हम बात करते हैं। अब हम इससे रिलेटेड, अब हम इन उत्तल और अवतल दर्पण से रिलेटेड है, हम बोल दें कि गोली दर्पणों से रिलेटेड या स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से कुछ संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे, है ना। तो वो क्या होती हैं उनको हम देखते हैं। तो मैं अभी इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि हम इसे पढ़ चुके हैं। ये हैं। इससे पहले इनकी कुछ डेफिनेशंस को देखने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को बताना चाहूंगा। मैं क्या बताना चाहूंगा, मैं गोली दर्पणों से रिलेटेड मैं कुछ ये डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा। बताना मैं ये चाहूंगा कि मान लो मेरे पास ये गोला है, ये गोला क्लियर है, ये मेरा क्या है? सर्कल है, वृत्त है। इस सर्कल के अगर मैं दो टुकड़े कर दूं, एक हिस्सा आधा इधर का और आधा इधर का, और इस सर्कल का ये मेरा हुआ सेंटर, जिसे मैं बोलूंगा केंद्र। क्लियर है? इस सर्कल के मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, एक तरफ मैंने किया अंदर से पॉलिश, एक तरफ मैंने किया अंदर से पॉलिश। इस सर्कल के मैंने आधे पर कर दिया अंदर से पॉलिश और आधे पर कर दिया मैंने बाहर से पॉलिश। आधे पर किधर से पॉलिश किया मैंने? बाहर से। अब मैं अगर देखूं तो ये वाला जो मेरा हिस्सा बना वो कुछ ऐसा है, इस तरीके से। तो मैंने बोला था जिस हिस्से पर हम बाहर से पॉलिश कर देते हैं और परावर्तक सतह अंदर की तरफ धसी हुई होती है तो उसे हम बोलते हैं अवतल लेंस। तो अवतल दर्पण, तो ये मेरा अवतल दर्पण हो गया। और ये वाला देखो, ये मेरा कुछ बना इस तरीके से कुछ। अगर मैं इसको मिटा के बताऊं तो इस तरीके से बनेगा। देखो ये, अब देखो ये मैंने अंदर की तरफ पॉलिश किया और इसका परावर्तक सतह क्या बाहर की तरफ उभरा हुआ है, तो ये बन गया उत्तल दर्पण। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी दर्पण होते हैं वो किसी न किसी एक गोले का हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो किसी न किसी गोले का हिस्सा होते हैं। कहने का मतलब मेरा ये मैंने क्यों बताया? ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब हम किसी भी गोल वस्तु का कोई टुकड़ा लेते हैं, चाहे वो चूड़ी का हो चाहे गोले का हो, किसी भी चीज का, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए गोल। कैसा होना चाहिए? गोल होना चाहिए। तो गोल वस्तु का हिस्सा जो भी टुकड़ा होगा उसे हम बोलते हैं वक्र। क्या बोलते हैं? वक्र बोलते हैं। अब ये मैंने क्यों बताया, इसे हम आगे परिभाषा में पढ़ेंगे। तो मान लो ये मेरा कोई भी दर्पण है, ये जो मैं परिभाषा बताऊंगा ये सभी उत्तल और अवतल दोनों दर्पणों के लिए है। मान लो ये मैंने दर्पण बना लिया एक, और इसको मैंने बाहर से क्या कर दिया है? पॉलिश कर दिया है ना, या फिर सिल्वर कोटिंग कर दी, तो ये मेरा एक दर्पण बन गया। और ये फिलहाल में मेरा है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो अवतल दर्पण जिस गोले का हिस्सा रहा होगा, क्या बोला मैंने? ये अवतल दर्पण जिस गोले का हिस्सा रहा होगा, है ना, क्लियरली, ये अवतल दर्पण जिस गोले का हिस्सा रहा होगा, उस गोले का जो केंद्र होगा, उस गोले का जो केंद्र होगा उससे हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, तो पहले तो मैं बात करता हूं। पहला मेरा डेफिनेशन है पोल, मतलब ध्रुव। मेरा ध्रुव क्या होता है? तो जो भी दर्पण होता है, चाहे मेरा उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, उत्तल हो या अवतल कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मेरा ध्रुव होगा ये होगा, इसे बोलेंगे हम पोल। पोल मतलब ध्रुव। अब इसे हम ध्रुव क्यों बोलते हैं? मतलब हम इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं। मेरी बात सुनो, क्योंकि अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं, तो ये हम रिवीजन कर रहे हैं। तो मैं बता रहा हूं, इससे पहले मेरे नोट्स तुम्हारे पास हैं, तो इन नोट्स को तुम देखोगे तो उसमें लिखोगे, है ना, जो इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं कि किसी भी दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, किसी भी दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा उसको हम बोलते हैं ध्रुव। किसी भी दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम बोलते हैं ध्रुव। समझ आया? नोट्स में देखोगे तो समझ में आएगा तुम्हें, उसमें ऐसे ही लिखा हुआ है। अभी हम बस रिवीजन कर रहे हैं, तो भी परिभाषाएं नहीं लिखाएंगे, बस समझो इसको।
उसके बाद सेकंड आता है मेरा फोकस पॉइंट, पोल होगा मेरा, अब फोकस पॉइंट हो गया। फोकस पॉइंट को हम बाद में पढ़ते, पहले हम बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की, वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र क्या होता है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये दर्पण जिस गोले का हिस्सा है उस गोले का जो केंद्र रहा होगा उसे हम बोलते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसे हम लिखते हैं सी से। किससे लिखते हैं, सी से। क्या बोल रहा हूं मैं, ये अवतल दर्पण जिस गोले का हिस्सा रहा होगा, या चाहे उत्तल दर्पण हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी दर्पण है वो जिस गोले का हिस्सा रहा होगा उस गोले का जो केंद्र था पहले, उस गोले के केंद्र को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्लियर है। दूसरी बात मैं बताऊं, इस केंद्र से, इस वक्रता केंद्र से लेके ध्रुव के बीच की जितनी भी दूरी होती है, इन दोनों पॉइंटों के, किस किस के, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बिल्कुल मध्य में एक होता है पॉइंट। मैं क्या बोल रहा हूं, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बिल्कुल मध्य में एक पॉइंट होता है जिससे हम बोलते हैं फोकस पॉइंट, फोकस बिंदु। समझ में आएगी नहीं, मैं दूसरे वाले की बात कर रहा हूं अब, फोकस पॉइंट की। तो क्या कह रहा हूं मैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बिल्कुल बीचों बीच, किस पर, इस पर, मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस कहने का मतलब कि मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र और ध्रुव के बिल्कुल बीचों बीच एक बिंदु होगा जिसे हम बोलेंगे फोकस बिंदु। क्लियर है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जो हमारी जिसको हम आगे पढ़ेंगे वो इसको अभी समझ में आए, वैसे नोट्स में देखोगे समझ में आ जाएगा क्या है इसमें। मैंने बताया था कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जब भी किसी भी दर्पण से टकराती, चाहे वो उत्तल दर्पण चाहे अवतल दर्पण, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, उस बिंदु को बोलते हैं फोकस बिंदु। कहने का मतलब कोई भी अगर अनंत से प्रकाश की किरणें आएंगी तो वो हमेशा कहां पे कट करेंगी, फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर। मान लो फोकस बिंदु पर कट करेंगे एक दूसरे को, यहां पे ये होगा मेरा फोकस बिंदु। क्लियर है। तो जैसे बहुत सारी किरणें आएंगी आपस में फोकस बिंदु पर ही कट करेंगे। क्लियर है, ये देख लेना। तो इसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, पहला तो ये हो गया कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में बिल्कुल मध्य में मुख्य अक्ष पर जो बिंदु होगा उसे हम बोलते हैं फोकस बिंदु। हम बात करते हैं तीसरा, फोकल लेंथ क्या होगी। अब तो सिंपल है, इसको हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि फोकस दूरी, वो फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी, हम इसे लिख सकते हैं फोकल लेंथ या फोकस दूरी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और इसके बाद हमारा एक आता है, नेक्स्ट डेफिनेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, मतलब वक्रता त्रिज्या। अच्छा, फोकल लेंथ को हम लिखते हैं एफ से। किससे लिखते हैं, कैपिटल एफ से। फोकल लेंथ को हम लिखते हैं कैपिटल एफ से। और बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की, तो सिंपल है, मैंने पहले ही बोला था कि किसी भी गोले का जो टुकड़ा होता है ना, उसे हम बोलते हैं वक्र। तो रियल में उस गोले की जो त्रिज्या रही होगी उसे हम वक्रता त्रिज्या बोल सकते हैं, या फिर ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर वक्रता त्रिज्या, जिसे हम लिखते हैं आर से, कैपिटल आर से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये समझ में आया होगा। दूसरी बात मैं क्या बोल रहा हूं, एक मेरे पास एक परिभाषा रह गई थी, इसे हम बोलते हैं, यहां पे क्या लिख सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या, मुख्य अक्ष। क्लियर है। तो मुख्य अक्ष रियल में क्या होता है, मैं मुख्य अक्ष को ऐसे परिभाषित कर सकता हूं कि एक वह रेखा या फिर एक वह लाइन, एक वह रेखा जो वक्रता केंद्र एवं ध्रुव
दोनों को फोकस से होती हुई मिलाती है। किससे? वक्रता केंद्र या फिर वक्रता केंद्र एवं ध्रुव दोनों को फोकस से होती हुई मिलाती है, या फिर बोल सकते हैं कि एक वह रेखा जो ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र की ओर जाती है, वक्र केंद्र से होकर जाती है, उसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। सही है। तो हमारी ये जो परिभाषाएं हैं ये है हमारी दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं थी, इनको हमने समझ लिया। अब हम इसके आगे बात करते हैं किसकी? ये हमारी मुख्य परिभाषाएं हो गई। इनके बाद हम पढ़ेंगे क्या? रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब हम ये पढ़ेंगे कि वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध क्या है। ठीक है। तो हमने अभी देखा था, हमने यहाँ पे देखा था, ये फिगर पे बना था, हमने यहाँ पे देखा था, मान लो हमारा ये एक दर्पण है, तो हमें सिंपल है, यहाँ पे अगर हमारा फोकस पॉइंट ये है और यहाँ पे मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे वक्रता केंद्र है, तो सिंपल है, ये जो दूरी है मान लो अगर ये L है तो ये पूरी दूरी कितनी है? 2L दिख ही रही है, सिंपल है। तो हमें सिंपल से यहाँ से दिख रहा है कि जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। यहाँ पे मुझे समझ में आता है तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इसको, द रिलेशन बिटवीन F एंड R को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो वक्रता त्रिज्या है R वो किसके दुगनी है? दुगनी है फोकस दूरी की। मतलब वक्रता त्रिज्या जो बराबर होती है अगर हम 2 का गुणा कर दें किसमें? फोकस दूरी में, तो हमें इन दोनों में संबंध क्या लगता है? R बराबर 2F, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि F बराबर R/2। बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। तो हमें वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है रिफ्लेक्शन। अब हमारा मुख्य पॉइंट आता है, मुख्य जो टॉपिक है हमारा, अब समझ में आएगा रिफ्लेक्शन होता क्या है। क्योंकि हमने अब तक दर्पण के बारे में बात कर ली, दर्पण से रिलेटेड हमने सारी परिभाषाएं देख ली। अब हम बात करते हैं मुख्य पॉइंट अपना, रिफ्लेक्शन क्या है। तो रिफ्लेक्शन मैं पहले ही बता दूं, और मैं पहले बता भी चुका हूं क्या कहते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? किसी भी प्रकाश किरण का किसी भी चिकनी सतह या किसी दर्पण से टकराने के बाद वापस जाना ही परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहलाता है ना। द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्टिंग बैक बाय हिटिंग ऑफ द लाइट रेज ऑन अ स्मूथ सरफेस और ऑन अ मिरर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसे हम बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मान लो कि ये, इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं एक बार। मान लो ये मेरी एक स्मूथ सरफेस है या कोई मिरर है जिसपे मैंने ये इस तरफ क्या कर दिया, मैंने ये पॉलिश कर दी है। कोई कंफ्यूजन? तो ये मेरा है पॉलिश, ये मेरा पॉलिश मान लो, या फिर इसे मैं बोल देता हूँ कि ये सिल्वर कोटिंग है, मेरी चांदी की परत मान लेता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास एक किरण आती है, लाइट रे आती है ना, और ये फिर टकराने के बाद वापस चली जाती है, टकराने के बाद वापस चली जाती है। तो मैं पहले ही बता दूं तुम्हें कि टकराने के बाद जब वापस जाएगी तो ये जो आने वाली किरण होती है इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण, आपतित किरण। क्लियर है? और जो टकराने के बाद वापस जाएगी तो जाने वाली किरण को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे मतलब परावर्तित, परावर्तित किरण। इज इट क्लियर? आने वाली कोई प्रकाश की किरण आई उससे हम बोलते हैं आपतित किरण, फिर वो टकराने के बाद वापस जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। लेकिन वो जिस बिंदु पर टकराएगी इस बिंदु को हम बोलेंगे इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट। इट मीन्स इसे बोलेंगे हम आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है वैसे? तो कोई भी प्रकाश की किरण आती है, आपतन बिंदु पर टकराती है और टकराने के बाद वापस जाती है, फिर हम बोलते हैं परावर्तित किरण। आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। उसके बाद हम देखेंगे कि जो आपतन बिंदु है उस बिंदु पर, इस सरफेस पर, इस सतह पर, कौन सतह पर? परावर्तित सतह पर, रिफ्लेक्ट, सरफेस फॉर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे ये क्या है हमारी? सरफेस फॉर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन ये है हमारी। तो हम सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तक सतह पर हम आपतन बिंदु पर
हम एक डालेंगे इस पर लंब। लंब तो आप समझते यूपी बोर्ड में आप पढ़े हुए हैं, सीबीएसई बोर्ड में पढ़े हुए। लंब मतलब होता है परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस कॉल्ड लंब, और ये इस सरफेस से बनाएगा 90 अंश का कोण। कितने का? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हम इसे बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे इसे? अभिलंब। इज इट क्लियर? तो हमारा डायग्राम क्लियर हो चुका है परावर्तन वाला, कि कोई भी जो प्रकाश की किरण आती है आपतन बिंदु पर टकराती है और किसी भी सतह से, और वो टकराने के बाद वापस जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब आने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण, जाने वाली टकरा के वापस जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण, और जो नॉर्मल होता है सरफेस पर, किस पर? परावर्तक सतह पर हम एक जो परपेंडिकुलर या लंब डालते हैं उसे हम बोलते हैं अभिलंब, और इसका कोण होता है 90 अंश का। किसके साथ? परावर्तक सतह के साथ। और जिस पॉइंट पर यह किरण आके टकराती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु या इंसिडेंट पॉइंट। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसमें कुछ कोण होते हैं जिसे हम कोण को ऐसे बोल सकते हैं कि अभिलंब और आपतित किरण, द एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड द इंसिडेंट रे इज नोन एज इंसिडेंट एंगल। मतलब अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण होता है उसे हम बोलते हैं आपतन कोण। क्या हुआ? अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण होगा उसे हम बोलेंगे आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण होगा उसे हम बोलेंगे परावर्तन कोण। कौन सा? परावर्तन कोण। क्लियर है? तो हमारा परावर्तन क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम हमारे पास दो हैं जो हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ये 10th में भी है, 12th में मैंने पहले बता चुका हूँ। 10th का पूरा चैप्टर जो भी है वो पूरा का पूरा 12th में है, सारे टॉपिक्स हैं, और 80% सिलेबस कंप्लीट कर रहा है किसका? 12th का। तो इसको गौर से देखना है 10th और 12th दोनों को। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में मेरा पहला लॉ कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में, तल मतलब प्लेन, मतलब एक सतह, एक ही तल में आपतन बिंदु पर होते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में आपतन बिंदु पर होते हैं। ये तो मेरा है नियम पहला, किसका? परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम ये कहता है कि ये जो मेरा कोण है आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों ही आपस में बराबर होते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण ऐसे बोलते हैं आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित कोण के बीच, परावर्तित किरण के बीच में जो कोण ऐसे बोल देंगे परावर्तन कोण। तो ये दोनों ही कोण आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। ये होता है परावर्तन का दूसरा नियम। क्लियर है? अब हम इसके बाद पढ़ेंगे प्रतिबिंब क्या है, इमेज। सही है? तो इमेज क्या होता है? प्रतिबिंब को मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लो कोई भी वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई है, कोई भी वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई है, तो उस वस्तु का दर्पण में जो फोटो बनेगा या फिर उसका जो आकृति बनेगी, किसमें? दर्पण में जो बनेगी उसे हम बोलेंगे प्रतिबिंब। क्लियर है? तो प्रतिबिंब मुझे समझ में आता है। प्रतिबिंब को हम अगर फिजिक्स की भाषा में बोले तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वस्तु से आने वाली किरणें किस पर आएंगी? दर्पण पर। वस्तु से दर्पण पर आने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर आपस में कट करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दोबारा समझ लो क्या बोलते हैं कि वस्तु से, जिस वस्तु का फोटो आ रहा है, उस वस्तु से दर्पण पर आने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद किसी एक बिंदु पर आपस में जाके टकराएंगी, एक दूसरे को कट करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। उस बिंदु पर उस वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, फोटो बनेगा, जिसे हम बोलते हैं उसका इमेज। ठीक है? या पिक्चर, जो भी बोल सकते हो, उसे हम प्रतिबिंब बोलेंगे। अब हम बोलते हैं, चलो ठीक है, हमने इमेज समझ लिया। अब हमारे पास इसमें एनसीईआरटी हमारे अगला टॉपिक है कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। मतलब अगर हमसे कोई भी इंसान ये कहता है कि चलो ठीक है, तो हमारे पास में एक दर्पण देता हूं, उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण, तुमसे बोलता है कि ये जो वस्तु है मेरी वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रखी हुई है, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रखी हुई है, जिसकी लंबाई 5 मीटर है। ठीक है? तो इसका प्रतिबिंब बताओ कहां बनेगा? दर्पण के आगे बनेगा या दर्पण के पीछे बनेगा? छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा इसका प्रतिबिंब, या इससे बड़ा बनेगा? सही है? उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा? तो इसको पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? इसको पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? आगे हम इनके नियमों को पढ़ेंगे। अब हम नियम पढ़ेंगे इसके आगे। तो अब हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब को बनाने के नियम। तो प्रतिबिंब को बनाने का नियम जो भी हैं वो हम देखते हैं। मैंने पहले ही बताया था प्रतिबिंब को बनाने के मेरे पास 3 नियम होते हैं।
3 नियम में पहला नियम तो ये बोलता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण अनंत से, अनंत मतलब हमें नहीं पता वो प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है, उसका हमें यही नहीं पता कहाँ से रही है, लेकिन अनंत से आ रही है, तो अनंत से जब भी कोई प्रकाश की किरण आएगी तो हमेशा वो प्रकाश की किरण फोकस से होती हुई जाएगी। मैं पहले बता दे रहा हूं, जब भी मैं किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को बनाने के लिए उसका चित्र बनाऊंगा तो मुझे इन तीनों में से कोई से 2 नियम लागू करने होंगे, कोई से भी 2 कर देंगे, हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो मैं पहला प्रतिबिंब का जो नियम है, प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम ये कहता है कि जब भी कभी एक प्रकाश की किरण अनंत से आती है तो हमेशा दर्पण से टकराने के बाद फोकस पर जाएगी। समझ में आ रहा है? Whenever a light ray comes from the infinite, then it will reflect back थ्रो द फोकस पॉइंट। समझ आ रहा है? एंड इसका दूसरा नियम ये कहता है, इसको नोट्स पे लिखा हुआ, आप नोट्स में देख लेना। तो अभी मैं इसको मिटाता हूँ, आप यहाँ पे भी समझ सकते हो, समझ में आना चाहिए, बाकी तो आप नोट्स देख ही लोगे। इसका दूसरा नियम ये कहता है कि जब भी कभी लाइट रे, इसका बिल्कुल उल्टा है, जब भी कभी लाइट रे, कोई भी प्रकाश की किरण फोकस पॉइंट पर आती है, कहाँ पर आती है? फोकस पॉइंट पर आएगी तो वो अनंत पर जाएगी, टकराने के बाद अनंत पर जाएगी। समझ आ रहा है? क्लियरली मतलब बात ये कह रहा है कि ये पहले का बिल्कुल उल्टा है। पहला बोलता था अनंत से आएगी तो फोकस पर जाएगी, दूसरे में ये कह रहा है कि whenever a light ray comes from any point towards the focus then it will go reflect back towards the infinite। मतलब जब भी कोई प्रकाश की किरण फोकस पॉइंट पर आएगी तो वो सदैव अनंत पर जाएगी, अनंत पर जाएगी। क्लियर है? तो इस फिगर को देखो, या तो मुझे पहले वाला लगाना है या ये वाला, या फिर अब तीसरा वाला जो है वो क्या कहता है, तीसरा नियम। 2 नियम समझ में आ गए। तीसरा नियम मेरा ये कहता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण जब भी कोई प्रकाश की किरण कहाँ आती है मेरी? वक्रता केंद्र पर आएगी। कहां पर आएगी? वक्रता केंद्र पर। जब भी मेरी कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर आती है तो वो वक्रता केंद्र पर आने वाली किरण बिना अपने पाथ से विचलित हुए उसी पाथ में वापस चली जाती है। क्या कह रहा है ये? जब भी कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर आएगी तो अपने पाथ से बिना थोड़े से विचलित हुए उसी पाथ पर वापस चली जाएगी। तो ये मेरे 3 नियम हो गए। पहला नियम तो ये था कि ये अनंत से आएगी तो फोकस पर जाएगी। दूसरा नियम ये था कि फोकस से आएगी तो अनंत पर जाएगी। तीसरा नियम ये है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर आएगी तो वक्रता केंद्र पर आने के बाद वो टकराएगी दर्पण से, फिर बिना अपने पास से विचलित हुए वापस उसी पर चली जाएगी। क्लियर है? तो ये हमारे, तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट करने वाली बात जो है, जो हमें याद रखनी है हमेशा, वो ये, मैंने पहला पॉइंट जो लिखाया था उसमें क्या लिखाया मैंने कि अनंत से जब भी प्रकाश की किरण आएगी तो वो फोकस से होती हुई जाएगी। लेकिन इसमें याद ये रखना है कि जो अनंत से प्रकाश की किरण आएगी वो इस मुख्य अक्ष के, किसके? मुख्य अक्ष के, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। जो अनंत से आने वाली किरण होगी कैसी होगी? समांतर होगी मुख्य अक्ष के अनंत से आने वाली किरण, और तभी वो फोकस से होती हुई जाएगी। दूसरा पॉइंट में मैंने ये बोला था कि ये फोकस पर आएगी तो अनंत पर जाएगी। अनंत पर तो जाएगी, तो बात क्लियर है, अनंत पर ही जाएगी और ये अनंत से ही आएगी, ये भी क्लियर है। लेकिन ये आने वाली, अनंत से आने वाली किरण भी मुख्य अक्ष के समांतर होगी और जाने वाली किरण भी मुख्य अक्ष के समांतर होगी, पैरेलल होगी। क्लियर है? तो ये बात हमें याद रखनी है। तो अब हमने पढ़ लिए प्रतिबिंब को बनाने के नियम। हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रतिबिंब फॉर्मेशन देख लेते हैं, प्रतिबिंब का बनना देख लेते हैं, बाकी तो मेरे नोट्स में है ही। मैं अभी कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूँ जो हमें कठिन लगते हैं, है ना। पहला ये कठिन लगता है कि जब वस्तु अनंत पर रखी है तो कैसे बनाएंगे, तो अनंत पर रखी है तो हम इसमें 2 नियम वही वाले लगा दे, कोई सा भी। हमने पहला नियम लगा दिया ये वाला कि जो प्रकाश की किरण है वो अनंत से आई है, किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण आई है, वो कहाँ से हो चुकी? फोकस से। दूसरी लगा दी, है ना, कि यहाँ से फिर से अनंत से गई और फोकस पे गई। तो गौर से देखते हैं, हमें याद रखना है इस बात हमेशा, जब भी कभी वस्तु जो रखी हुई है अगर वो अनंत पर रखी हुई है तो उसका
जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा फोकस पॉइंट पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पॉइंट पर। ये हमारा फोकस पॉइंट है। और बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? बिंदु आकार का, बहुत छोटा, अत्यंत छोटा प्रतिबिंब बनेगा बिंदु आकार का। दूसरा हमें देखना ये वाला, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हुई है तो हम इसमें कोई सा दो नियम लगाए थे। पहला नियम तो मेरा ये है कि मैं अनंत से आ रहा हूं, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, फोकस से होती हुई जा रही है। दूसरी मैंने ये लगा दी कि फोकस से होती हुई जा रही है और दूसरी अनंत पर जा रही है, इसके मुख्य अक्ष के समांतर। सही है। तो दो नियम मैंने लगा दिया। उसका में प्रतिबिंब लगता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जहां पर ये परावर्तित किरणें क्या करती है? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो कहां प्रतिच्छेद किया? इस जगह। तो ये देखो, अगर मेरा वस्तु है ए बी सीधी है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा जो काले वाले मार्कर से तुम्हें दिख रहा है, काले कलर का, ये मेरा तो प्रतिबिंब है, उल्टा बनेगा और समान आकार का बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। समझ आ रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब क्यों बनेगा? क्योंकि ये दर्पण के आगे है, अगर ये दर्पण के पीछे होता तो ये बनता आभासी प्रतिबिंब। क्लियर है? तो ये याद रखना है। दूसरा मेरा तीसरा ये है कि यदि वस्तु फोकस पर रखी हुई है, कहां रखी है? फोकस बिंदु पर रखी हुई है, तो मैं पहला नियम लगाऊंगा कि इसके समांतर जाएगी मुख्य अक्ष के और फोकस से होती हुई जाएगी। पहला नियम तो मैंने ये लगा दिया। दूसरा लगाया कि वक्रता केंद्र से वही प्रकाश की किरण जा रही है और उसी पाथ पर वापस चली आ रही है। तो ये रियल में अगर देखा जाए तो देखो, जो दूरी इन दोनों किरणों के बीच में, इन दोनों लाइनों के बीच में जो दूरी यहां पर है, वही दूरी इस जगह है और वही दूरी इस जगह है, वही दूरी इस जगह है। मतलब ये दोनों ही किरणें आपस में समांतर हैं और ये अतः ये दोनों प्रकाश की किरणें जो हैं एक दूसरे को कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों किरणें अनंत पर जाके कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। अनंत मतलब इसका में कोई भी अनुमान नहीं है और इसका प्रतिबिंब जो बनेगा अनंत पर। मतलब ये तीन नियम, तीन जो हमने देखे कि पहला अनंत पर है तो फोकस में प्रतिबिंब बनेगा बिंदु आकार का, अगर वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा, समान आकार का बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। सही है। और अगर फोकस पर रखा हुआ है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा अनंत पर। क्लियर है। और इसके आगे भी 3-4 और प्रतिबिंब फॉर्मेशन है, प्रतिबिंब का बनाने हमने बताए हैं, वो मेरे नोट्स में आप आगे देख लेंगे। बस आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।